नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत करते हैं। बीए पार्ट सेकंड के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निदर्शन पद्धति का अध्ययन करेंगे, लेकिन ये अब सभी स्टूडेंट्स से आग्रह रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। निदर्शन पद्धति क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण की प्रक्रिया में जो तथ्यों का संकलन है वो दो तरह से किया जाता है। एक विधि वह होती है जिसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों से तथ्यों का संकलन किया जाता है, जिसे कि संगणना विधि के नाम से जाना जाता है। ये विधि संगणना विधि कहलाती है, जिसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों को अध्ययन के लिए चुना जाता है। संगणना विधि के लाभ हमें क्या मिलते हैं? इस विधि के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो अधिक विश्वसनीय और परिशुद्ध होते हैं। इकाइयों से संबंधित सभी पक्षों की सूचनाएं प्राप्त होती है। इकाइयों में समानता नहीं होने पर एक आवश्यक प्रविधि या समझी जाती है। तो ऐसी स्थिति में संगणना प्रविधि को हम लोग यूज करते हैं। दिक्कतें क्या आती है संगणना प्रविधि में? एक तो ये कि विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त होती है। यदि क्षेत्र बड़ा हो तो अनुपयुक्त होती है, ये प्रयोग नहीं की जा सकती। समय, धन की अधिक लागत आती है इस विधि में, क्योंकि सभी इकाइयों से हमें संपर्क स्थापित करना पड़ता है, इसलिए समय और धन की ज़्यादा लागत इसमें आती है। व्यापक संगठन की आवश्यकता पड़ती है, श्रम खर्च करना पड़ता है, अत्यधिक मेहनत होती है। और जब ऐसा हो कि इकाइयों में सजातीयता और समानता हो तो ये अध्ययन पद्धति उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि कम इकाइयों के आधार पर भी जो अध्ययन है वो ठीक प्रकार से इस पद्धति के बिना भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोग निदर्शन पद्धति है उसका प्रयोग करते हैं। निदर्शन पद्धति किसे कहते हैं? निदर्शन पद्धति में सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जब कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए समग्र में से प्रतिनिधित्व पूर्ण ढंग से चुना जाता है, तो ये प्रक्रिया निदर्शन या प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है। इस विधि का प्रयोग 1915 में सबसे पहले ये बताया जाता है कि बाउले ने लंदन में किया। देव निदर्शन पद्धति की सहायता से उन्होंने विभिन्न घरों का अध्ययन है वो किया और इकाइयों को चुना। यदि हम परिभाषा देखें कि निदर्शन की, तो गुड्डे और हेट ने लिखा है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है, यानी एक बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधित्व करने वाला। बोगार्ट्स ने समाजशास्त्र में लिखा है कि निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है। योजना बना करके समग्र में से किन्हीं इकाइयों को के प्रतिशत को चुना जाता है। सिन पाओ येंग लिखते हैं कि ये एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश कहलाता है।
इस तरह से निदर्शन समग्र का चुना हुआ छोटा अंश होता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें समग्र के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। निदर्शन के आधार क्या है? पहला आधार बताया गया समग्र की सजातीयता। समग्र की सभी इकाइयों में सजातीयता और समानता होनी चाहिए, तभी चुनी इकाइयाँ समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर पाती हैं। प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना। निदर्शन में कहा गया कि समग्र की सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन इस प्रकार से किया जाए कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, अतः इसमें एक या दो इकाइयों का चयन न करके बल्कि अधिक इकाइयों को चुना जाता है। उचित परिशुद्धता। किसी भी निदर्शन द्वारा 100% समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, परंतु यथासंभव निदर्शन में इकाइयों का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि वे अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण सिद्ध हो सके। एक अच्छे निदर्शन की क्या विशेषता मानी जा सकती है? अच्छा निदर्शन वह होता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो, पूर्ण प्रतिनिधित्व करे। इसलिए सभी इकाइयों के निदर्शन में चयन होने की समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। लुंडबर्ग ने लिखा है कि समग्र का प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन दो तथ्यों पर निर्भर करता है: अध्ययन तथ्यों की समानता की मात्रा अर्थात सजातीयता, और निदर्शन में इकाइयों का चुनाव करने वाली प्रणाली का आकार व प्रणाली। अच्छे निदर्शन के लिए आवश्यक है कि उसका आकार पर्याप्त हो अर्थात समग्र के आकार के अनुरूप हो। निदर्शन का आकार समग्र के आकार पर निर्भर करता है। दूसरा लक्षण इसका बताया गया निष्पक्षता। एक अच्छा निदर्शन वह होता है जिसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात और पूर्वाग्रह नहीं होते हैं। इसलिए इकाइयों का चुनाव अध्ययनकर्ता की रुचि, स्वेच्छा या स्वार्थ पर आधारित नहीं हो। साधनों की अनुरूपता। एक आगे कि अच्छा निदर्शन उसे कहा जाता है जिसमें उपलब्ध जो साधन है वो उस निदर्शन के अनुरूप होता है। निदर्शन की जो संख्या, प्रकार और चुनाव की प्रणाली उपलब्ध साधनों पर आधारित होनी चाहिए। साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही निदर्शन में फेरबदल किया जा सकता है। एक अच्छा निदर्शन उद्देश्य के अनुरूप होता है। अच्छे निदर्शन के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित होता है वो पूर्ण किया जाना आवश्यक है, अन्यथा उद्देश्य की प्राप्ति उसे नहीं होती है। सामान्य ज्ञान और तर्क पर आधारित होता है अच्छा निदर्शन, कि इसमें निदर्शन के अंतर्गत सामान्य ज्ञान या तर्क के ऊपर भी हमें देखना चाहिए कि जो हम इकाइयाँ चुन रहे हैं वे इकाइयाँ वास्तव में सही चुनी गई हैं या नहीं। व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होता है अच्छा निदर्शन। निदर्शन का चुनाव में अनुभवी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाना चाहिए जिन्हें अध्ययन क्षेत्र का ज्ञान हो, जिससे कि ये पता कर सकें कि निदर्शन में सही इकाइयाँ चुनी गई है या नहीं। एक अच्छा निदर्शन वह माना जाता है जिसकी सभी इकाइयाँ परस्पर स्वतंत्र होती है, एक इकाई दूसरी पर आश्रित नहीं होती, प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है, अर्थात एक इकाई का चुनाव दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से होती है। इस प्रकार से कुछ ऐसी ये विशेषताएं हैं निदर्शन की जो एक अच्छा निदर्शन उसको ठहराने के लिए मानी जाती है। तो ये इन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।